गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिक। दोस्तों सांख्यिकी गणित का एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। क्या होता है? डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। जैसे स्कूल के रिज़ल्ट निकालने में, क्रिकेट का एवरेज देखने में, चुनाव के आंकड़ों में, मौसम का डेटा देखने में, ये सभी क्वेश्चन है ना रेलवे एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम सांख्यिकी को बिल्कुल बेसिक से डीप लेवल तक समझेंगे, वो भी ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी क्या होता है हम इसमें देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर्स मैं टॉपिक बता देती हूँ। माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, ये हम टॉपिक इसमें रीड करेंगे। और भी टॉपिक हैं जो हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। तो सांख्यिकी क्या होता है? क्या होता है सांख्यिकी? सांख्यिकी क्या होता है बताओगे कोई? सांख्यिकी डेफिनेशन होती है जब किसी जानकारी को इकट्ठा करना या व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना। किसी भी डेटा को इकट्ठा करके उसे व्यवस्थित करना, उसे अरेंज करना और उस डेटा पर विश्लेषण करना, उसे ही क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। हमारे पास डेफिनेशन क्या दी? आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया, हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे स्कूल में बच्चों के मार्क्स, जैसे टेस्ट पेपर हुआ तो उसमें मार्क्स किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, किसी के 60 आए और किसी के आए 70। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि किसके सबसे ज़्यादा अंक है ना, और औसत कितना है, सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है। ये सब क्या है? स्टैटिक का ही एक पार्ट है। अब हम देखेंगे इसके बाद आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति किसी संख्या का कितनी बार आना, उसकी आवृत्ति कहलाती है। मतलब किसी संख्या का बार बार आना उसे ही क्या कहते हैं? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 4, 2, 5, 2, 4। तो इसमें जो 2 है वो 2 कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। और जो 4 है वो कितने टाइम आ रहा है? 4 भी 2 टाइम आ रहा है। 4 2 टाइम आ रहा है, 2 3 टाइम आ रहा है, 4 2 टाइम आ रहा है। तो ये ऐसी आवृत्ति बार बार फ्रीक्वेंसी का रिपीट होना, इसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। किसी नंबर का बार बार रिपीट होना, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण क्या होता है? जब हम डेटा को टेबल में व्यवस्थित करते हैं तो उसे आवृत्ति वितरण कहते हैं। जैसे हमने एक टेबल लिया, जैसे ये टेबल है, जैसे ये टेबल लिया हमने, ये टेबल है। टेबल में हम लिखेंगे, क्लास लेंगे और एक फ्रीक्वेंसी लेंगे। जैसे क्लास में हम देखेंगे, जैसे व्यवस्थित करना, आवृत्ति का व्यवस्थित करना है। जैसे हम क्लास में लेंगे 2, 3, 4, 5 और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी? 3, 1, 2, 1। हम कुछ भी फ्रीक्वेंसी लेते। तो ऐसे टेबल फॉर्म में व्यवस्थित करना, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति वितरण कहते हैं। मतलब एक टेबल फॉर्म में व्यवस्थित करना, इसे क्या कहते हैं? आवृत्ति वितरण कहते हैं। संचय आवृत्ति कैसे कहते हैं? किसी वर्ग की आवृत्ति और उसके पहले की सभी आवृत्तियों का योग क्या कहलाता है? संचयी आवृत्ति कहलाती है। जैसे कि हमारे पास टेबल दिया है,
एक मिनट टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है, ये टेबल है। ये हमारे पास टेबल दिया है, ये सी है, ये हमारे पास टेबल दिया है, ये माना हमने सी और ये एफ। इसमें हमने व्यवस्थित जमा के लिख देते हैं ना, जैसे 2 3 4 5 6 1, इसको व्यवस्थित जमाया है ना। इसमें 1 2 3 4 5 2, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा हमारा। जैसे ये 2 हो गया, आवृत्तियों का योग और संचय आवृत्ति, सभी आवृत्तियों का योग, और इसे ही क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 5 चौको 20, 6 पंचे 30 और ये 2, ये क्या हो गई आवृत्ति। और उसके पहले की सभी आवृत्तियों का योग क्या कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाता है। और ये सभी का योग क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सभी का योग क्या कहलाएगा, संचयी आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संचयी आवृत्ति कहलाएगा। अब हम आगे देखेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है बताओ। माध्य क्या होता है, माध्य होता है दिए गए आंकड़ों का योग और योग करके कुल संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। कि हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है माध्य वाला, इसको ऑब्जर्वेशन का, इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना और देखना। ओके, क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है इसका। माध्य इज इक्वल टू, माध्य इज इक्वल टू सभी क्या हो गया, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की कुल संख्या, सभी आंकड़ों की कुल संख्या, ये क्या कहलाता है, माध्य का फॉर्मूला। क्या कहलाता है, माध्य का फॉर्मूला। या फिर इसे किस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते, समेशन x इज इक्वल टू n, ये मीन का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, इसके बेस्ड क्वेश्चन करते। क्या दिया है, 5 विद्यार्थियों के अंक दिए, 5 विद्यार्थियों के अंक क्या दिए हमारे पास, 20 25 30 35 और 40 दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है माध्य इज इक्वल टू सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, सभी आंकड़ों की क्या हो गई, कुल संख्या हो गई। तो माध्य सभी आंकड़ों का योग, आंकड़े क्या दिए, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40, ये हमारे पास क्या दिए, आंकड़े दिए, हमारे पास क्या दिए हैं, आंकड़े दिए हुए। तो आंकड़े दिए हुए हैं तो हमें इसका योग करना है। और टोटल कुल संख्या क्या दी हमारे पास, टोटल संख्या दी हमारे पास 1 2 3 4 5, कितनी दी, 5 संख्या दी है। तो सभी का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, योग करने पर हमारे पास कितना आता है, 20 25 30 35 40, तो ये आया हमारे पास 150 अपॉन में
अपॉन में 5, तो ये कितने टाइम में कटा, 30 टाइम में। कितने टाइम में, 30 टाइम में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माध्य, हमारे पास माध्य निकल गया। ऐसे एक और विधि से करते, जैसे किस विधि से, जैसे ये 20 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है, 40 दिया है। तो ये माध्य का मीनिंग ही क्या होता है, एवरेज निकालना। हम जो एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं वही, उसी को ही क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। हम इसको देख के ही कैसे आंसर कर देते थे, ठीक है ना। पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए हमने फॉर्मूले से करा। यदि आपको एग्जाम में करना है तो आप इस ट्रिक से करिए, 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आवृत्ति वितरण का माध्य। क्या दिया है, आवृत्ति वितरण का माध्य। इसमें हम देखेंगे क्या दिया है, आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति वितरण का माध्य, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। तो हमें यहाँ टेबल बनाना होगा इसका। हम इसका टेबल बनाएंगे, एक्स लेके एफ लेंगे, और एक्स क्या दिया हमारे पास, 4, 6, 9, 10 और ये 15। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 5, 10, 10, 7 और 8, ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो एफ एक्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 17 और यहाँ 120, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई। तो हमारे पास समीशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको सभी को ऐड करना है, 20 + 60 + 90 + 70 + 120। तो सभी को ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 360। और समीशन एफ क्या है हमारे पास, 4, 6, 9, 10, 15। इस सभी को ऐड करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 40। तो क्या आ रहा है, 40। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 360, और समीशन एफ की वैल्यू आई है 40। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9। ये क्या हो गया हमारा, माध्य ज्ञात किया हमने, एक्स बार इज इक्वल टू 9। यही क्या हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है, आंकड़े का हमारे पास माध्य क्या दिया है, 15 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, के का मान ज्ञात करने का बोले। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू दी है हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25। और फ्रीक्वेंसी क्या दी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दी है 6, के 6, 10 और 5। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स निकालना है। पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य का, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। मतलब सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ लिख दे रहे, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 30, 10 के 90, यहाँ हो जाएगा 200 और यहाँ 125। तो हमारे पास समीशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको सभी को ऐड करने पर 30 + 10 के + 90 + 200 + 125। तो इसको सभी को ऐड करने पर हमारे पास आता है समीशन एफ एक्स 445 + 10 के। या अब हम समीशन एक्स देखेंगे, समीशन एफ देखिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई ना।
15 टेस्ट समीशन एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40, सॉरी इसको 10 20 30 और ये 40 हो जाएगा, ये समीशन एफ आ जाएगा। ठीक है, समीशन एफ 40, ये हमने थोड़ा गलत काउंट कर लिया था। ओके, यहाँ समीशन एफ क्या हो जाएगा, समीशन एफ ये हो जाएगा 6 12 10 22 5 27, तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस के, 27 प्लस के। तो हमारे पास एक्स क्या दिया है, हमारे पास माध्य दिया है 15, समेशन एफ एक्स क्या निकला हमारे पास 445 प्लस 10 की, और समेशन एफ है 27 प्लस के। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 के प्लस 405 प्लस 15 के इज इक्वल टू 445 प्लस 10 के। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, 15 के में से 10 के गया तो बचा क्या 5 के, और यहाँ बचा 40। तो 5 से 40 कितने बार, 8 टाइम्स। तो के का वैल्यू क्या आया, 8 आया हमारे पास, क्या है 8 आया। तो हमें किसका मान याद करने का बोला था, के का वैल्यू याद करने का बोला था, तो हमने के का मान याद कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इंटरवल के फॉर्म में दिया है, क्या दिया है, एक सतत आवृत्ति वितरण का माध्य याद कीजिए। एक सतत आवृत्ति वितरण का माध्य याद कीजिए। तो आवृत्ति वितरण का माध्य याद कीजिए, हमको इंटरवल में के फॉर्म में दिया है 0 से 10 के बीच में 7 श्रमिक है, 10 से 20 इंटरवल के बीच में 10 श्रमिक है, 20 से 30 इंटरवल के बीच में 15 श्रमिक है, 30 से 40 के बीच 8 और 40 से 50 के बीच 10 श्रमिक है। कितने हैं, 10 श्रमिक है। तो हमारे को किस फॉर्म में दिया, इंटरवल के फॉर्म में दिया है। तो हमें क्या करना है, हम इसका एवरेज ले लेंगे। पहले तो हमें माध्य निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका एवरेज ले लेंगे। इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, 10 और 0, 10 प्लस 0 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एवरेज 5 हो गया। 10 और 20 30 प्लस 10 प्लस 20 30 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हमारे पास 15 आ जाएगा। इसका एवरेज हमारे पास आ जाएगा 25, और इसका एवरेज आ जाएगा 35, और इसका एवरेज हमारे पास आएगा 45। और हमारे पास डाटा क्या दिया है, हमारे पास डाटा दिया है 7 10 15 8 और 10। तो हमने इसको क्या माना, इसको माना हमने एवरेज माना। हमने क्या माना, एवरेज माना इसको 25 को। तो ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है माइनस का 10, ये माइनस का 10, ये माइनस का 20, ये है प्लस का 10, और ये माइनस का ये है प्लस का 20, तो हमारे पास एवरेज निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, -20 × 7 क्या हो जाएगा 140, क्या हो जाएगा 140 प्लस और 10 दाए 100 माइनस का 100
प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या होता है, एवरेज लिया है हमने, ये क्या लिया हमने, एवरेज लिया है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। प्लस 10 इंटू 8 80 प्लस ये हो जाएगा 200, ये क्या हो गया 200 हो गया। नीचे में क्या है 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो सभी को 8 करेंगे, तो 8 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन में 50, तो ये 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा 0.8। ये क्या आएगा, काय में आया हमारे पास, प्लस में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एवरेज लिया था उसमें क्या 25 में एवरेज में क्या 0.8 को जोड़ देंगे। यदि माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25.8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा मीन निकल गया, माध्य निकल गया। ठीक है, हमने इसलिए छोटे फॉर्म में एवरेज लेके करा क्योंकि आपके पास वैल्यू बड़ी भी आ सकती है। यहाँ 5 दिया, 15 दिया, 35, 45 दिया, इसकी जगह आपके पास बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, तो आप एवरेज लेके करिए तो आपको शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद प्राप्त मध्यतम प्रेक्षण का मान, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आंकड़ों को लिख देना है, और जो उसका बीच का मान होता है उसे ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास हमने लिया 1 3 5 7 9, तो इसका बीच वाला मान क्या हो जाएगा, हमारे पास माध्य क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो ऑड वाले के लिए हो गया, लेकिन इवन वाले के लिए क्या होगा, जैसे इवन में 2 4 6 8। अब ये तो बीच में 4 + 6 है, तो हमें इसे किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, इस फॉर्म में, जैसे एवरेज निकालते उस फॉर्म में। तो 6 4 10 हो जाएगा 2, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, मध्यतम मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको 2 टाइप से करते हैं, ठीक है ना, एक तो सम वाले इसमें और एक विषम वाले इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड और इवन में देखेंगे, किस में, ऑड में और इवन में। ऑड में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ऑड में फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 अपॉन में 2, ये वाला पद होता है। और इवन में क्या होता है n/2 एंड देन इंटू n+1 अपॉन में 2, ये होता है। तो यदि हम ऑड में देखते हैं, ऑड में देखेंगे तो ऑड में कौन सा नंबर लेंगे, हम लेंगे 6 7 8 9 और ये 10, ये ऑड है, ऑड वाला हो गया। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आया 8 आया। क्या आया 8 आया। मध्यतम मान क्या है 8 आया। और यदि हमको n+1 फॉर्म में बोला है तो कितने हमारे पास 5 पद है और +1, तो n का मान क्या ले लेंगे 5 + 1 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड पद क्या है हमारे पास 8 है, तो ये कौन सा पद आया हमारे पास, थर्ड पद आया, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इवन वाले में। इवन वाले में देखेंगे, जैसे हमने लिया 2 4 6 और 10 लिया, ठीक है, तो इसका हमको मध्यतम मान निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4 पद है 4/2, और ये इस फॉर्म में 4 + 1 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार कटेगा 2 इंटू ये 5 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा
5/2 तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब 5th पद, इसमें 5वां पद बोला है। तो हमारे पास इसमें 4 और 6 का मध्यतम मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें मतलब शॉर्ट फॉर्म में करना है, हमें एक कंपटीशन एग्ज़ाम में करने के लिए करना है, हमें बच्चों जैसे कॉपी में नोट्स बनाने के लिए नहीं करना है। तो आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, एग्ज़ाम में आप करोगे कि पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। तो कैसे, सबसे छोटा क्या है 25, 27, 29, 30, फिर आएगा 32, 33 और फिर 35। तो एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माध्यिका क्या हुई, हमारे पास माध्यिका आई 13। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे ऐसे ही करिए, है ना। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असतत क्या थी हमारे पास, असतत आवृत्ति वितरण की माध्यिका। तो हमारे पास इसके लिए कुछ टर्म्स है, हम लिखेंगे चरण 1 में हम लिखेंगे क्या कि संचयी आवृत्ति याद करना है। पहले हमें असतत आवृत्ति वितरण में हमें टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उससे क्या करना है हमको, पहले संचयी आवृत्ति मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ज्ञात करें। सबसे पहले CF ज्ञात करें, फिर चरण 2 में दिया रहेगा, चरण 2 में हम करेंगे, चरण 2 में क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला है उसको हम करेंगे n/2, फिर उससे n/2 ज्ञात करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे, जहाँ n = क्या हो जाएगा, समेशन की पावर n i = 1 और क्या हो जाएगा F1। चरण थर्ड में देखेंगे, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें जो n/2 से क्या है, अधिक हो, n/2 से अधिक हो और उस चर का संगत मान निर्धारित करें, और उस चर का संगत मान निर्धारित करें। और चरण 4 में क्या होगा, चरण 4 में होगा, चरण 3 में प्राप्त मान, चरण 3 में प्राप्त मान माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या दिया है, x दिया है, हमारे पास x दिया है, क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हमारे पास क्या दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी क्या दी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दी है 8 10 11 16 20 25 15 और 9 और 6। तो हमारे पास CF
क्या निकालेंगे हम, संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, हमने क्या देखा था इसमें सेकंड इसमें कि जो CF निकालना है हमें, इससे CF निकालना है बार बार प्लस करके। तो हम CF कैसे निकालेंगे, CF निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, 8 + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, फिर 18 + 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 29, फिर 29 + 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 45, 45 + 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 65, 65 और 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 19 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, फिर 105 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 114, फिर 114 + 6 कितना हो जाएगा 120। तो हमारे पास जो समेशन fx निकला है वो कितना निकला है हमारे पास, समेशन, ये इसको क्या मानेंगे, समेशन f। तो हमारे पास समेशन f क्या निकला 120, और इसे हम n भी मानेंगे, तो इसे क्या मानेंगे n/2। तो हमारे पास n/2 क्या आया, हमने सेकेंड चरण में देखा था कि हम n/2 निकालेंगे, तो 120/2, तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 60। तो 60 से इसमें हमारे पास क्या आया 60, तो 60 के बराबर या 60 से बड़ा पद देखना पड़ता है। तो हमारे पास 60 से बड़ा पद किस में है, ये है 65, 60 से बड़ा पद क्या है 65, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 20, और x कितना दिया हमारे पास 5 दिया है। तो हमें 65 से बड़ा, तो हम इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी 5, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या देखा, पहले हम x और फ्रीक्वेंसी ली, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या देखा, जो n/2 है, लास्ट में क्या है 120, उसे n/2 लिया, n/2 से हमारे पास क्या है 60 आया, 60 के बराबर होना चाहिए या 60 से बड़ा पद होना चाहिए, तो 60 से बड़ा पद इसमें क्या है 65 हुआ, तो 65 का फ्रीक्वेंसी 20 है, और हमारे पास माध्यिका कितनी आई 5 आई, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सतत आवृत्ति वितरण की माध्यिका याद करना है। इसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी हमको 3 चरण में करना है इसको। तो चरण फर्स्ट में देखेंगे, चरण फर्स्ट में देखेंगे संचयी आवृत्ति तालिका तैयार करेंगे। पहले संचयी आवृत्ति तालिका तैयार करें। फिर उसके बाद चरण सेकंड में क्या करेंगे हम, इसमें चरण सेकंड में हम करेंगे माध्यिका वर्ग याद करेंगे। माध्यिका वर्ग ज्ञात करें, अर्थात वह वर्ग जिसकी संचयी आवृत्ति बराबर या उससे थोड़ी अधिक हो, या उससे थोड़ी अधिक n/2 के फॉर्म में n/2 हो। चरण थर्ड क्या देखेंगे हम, चरण थर्ड में करेंगे माध्यिका मान सूत्र द्वारा दिया गया है।
मानसूत्र द्वारा दिया गया है। तो हमारे पास माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका इज इक्वल टू, हमारे पास माध्यिका सूत्र क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन में हम इसे डील करेंगे। ओके, हमारे पास क्या दिया है, क्लास दिया हुआ है, क्लास, फ्रीक्वेंसी और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इससे। ठीक है ना, हमारे पास क्लास क्या दिया है 10 से 15, इस इंटरवल में कितने लोग हैं, इस इंटरवल में 7 श्रमिक हैं। 15 से 20 के इंटरवल में 9 श्रमिक हैं। 25 से 30 के इंटरवल में 11 श्रमिक हैं। 30 से 25 के इंटरवल में 8 श्रमिक है और 35 से 40 के बीच में 18 श्रमिक है। तो इसका हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, सतत वाला है ना, ये सतत आवृत्ति वितरण, तो ये क्या हो जाएगा प्लस होएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 35, और 35 प्लस 18 हो जाएगा, तो n/2 इज इक्वल टू 53 के अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 26.5, कितना है n/2 26.5। तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, फिर क्या लिखा था इंटू n/2 माइनस सी। तो हमारे पास L1 क्या है क्या देखा था हमने कि जो n/2 निकलेगा वो 26.5 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या है यहाँ, इससे ज़्यादा कौन सा है 27 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है और इंटरवल कितना दिया 25 से 30, तो इसे हम मानेंगे L1 और इसे मानेंगे L2, इसे मानेंगे L2। तो हमारे पास L1 कितना है, हमारे पास L1 कितना है 25 प्लस L2 माइनस L1 मतलब L2 30 और 25, तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास दी है 11, इंटू n/2 की वैल्यू क्या है 26.5, और C क्या मानेंगे, इसके जो ऊपर वाला होगा उसे हम C मानेंगे, इसे क्या मानेंगे हम इसे C मानेंगे। तो C क्या हमारे पास 16 दिया है। ठीक है, 25 प्लस 5/11 इंटू 26.5 में से 16 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10.5, तो 25 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 में तो आएगा हमारे पास 52.5 अपॉन में 11, और इससे ये 25 है प्लस, और इससे डिवाइड करने पर हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 29.4 समथिंग, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है किसी वितरण का बहुलक या बहुलक मान का चर वह मान होता है जिसके लिए आवृत्ति अधिकतम होती है, जो बार बार आए, बार बार किसी संख्या का रिपीट होना क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है, क्या कहलाता है बहुलक। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बार बार संख्या का रिपीट होना, 13 कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, फिर 15 1 टाइम्स, 31 नहीं हुआ, 12 भी रिपीट नहीं हुआ, 27 3 टाइम हुआ, 27 कितने टाइम हुआ 27 हुआ 3 टाइम,
27 कितने टाइम हुआ? 3 टाइम। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा क्या हो जाएगा? 27, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है? 27 हुआ है। सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ है? 27 हुआ है। क्यों? क्योंकि अधिकतम बार आता है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा हमारे पास? 27। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सतत आवृत्ति वितरण के लिए बहुलक की गणना करना है। तो हमारे पास बहुलक की गणना के लिए सूत्र क्या है? हमारे पास सूत्र होगा बहुलक m0 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये हुआ बहुलक का फॉर्मूला। ये हुआ हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला। ये हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला हुआ। बहुलक का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। यहाँ L है, यहाँ L क्या हो जाएगा? L हो गया वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की इंटरवल की क्या हो जाएगी? निचली सीमा हो जाएगी, निचली सीमा। F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा बहुलक की वर्ग आवृत्ति, बहुलक की वर्ग आवृत्ति। और F क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। नहीं, F होगा ये, सॉरी, F हो जाएगा बहुलक की वर्ग आवृत्ति। और F बहुलक की वर्ग आवृत्ति। और F1 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। और F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। और H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा बहुलक वर्ग की चौड़ाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। माध्य और बहुलक में क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। माध्य और बहुलक में क्या लिखा है? नीचे दिए गए विभिन्न बच्चों की आयु के आंकड़े दिए गए हैं। आयु के माध्य और बहुलक में क्या अंतर है? तो हमारे पास x दिया है, x दिया हुआ है और f दिया है। तो हमें क्या निकालना है? x इंटू एफ निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, यहाँ 12 छंग 72, 9 5 45, 8 7 56, और ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 18।
हमारे पास एफ एक्स निकल गया है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स क्या निकला हमारे पास? समीशन एफ एक्स इसको टोटल करेंगे 9 + 72 + 45 + 56 + 28 + 18, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 228। और समीशन एफ 1 + 6 + 9 + 7 + 4 + 3, तो ये क्या हो जाएगा समीशन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये क्या हो गया 30, तो समीशन एफ एक्स 228 और समीशन एफ कितना हो गया 30। तो इसको काटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 7.6 आंसर आ जाएगा। और बहुलक क्या होगा हमारे पास? बहुलक क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो। सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ है? 5 रिपीट हुआ है। 5 नंबर मतलब 5 एज वाले रिपीट हुए 9 बच्चे। कितने बच्चे? 9 बच्चे। तो हमारे पास बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा 9। बहुलक क्या आया? 9 आया। तो माध्य और बहुलक के बीच का अंतर माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू माध्य कितना है? माध्य क्या है हमारे पास 7.6 और बहुलक क्या है 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका अंतर हो जाएगा 2.6। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा माध्य और बहुलक का अंतर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इंटरवल के फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया? इंटरवल के फॉर्म में दिया है। लिखा है निम्नलिखित समूहीकृत आवृत्ति वितरण के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्या दिया है? वर्ग दिया है 3 इंटू इंटरवल 3 6 में दो बार आवृत्ति हुई है, 6 9 में 5 बार, 9 12 में 10 बार, 12 से 15 में 23 बार। थोड़ा गला खराब हो रहा है। क्या दिया हमारे पास 3 से 6 के इंटरवल में हमारे पास कितने 2 बार आवृत्ति हुई। 6 से 9 में 5 टाइम, 9 से 12 में 10 टाइम, 12 से 15 में 23, 15 to 18 में 21, 18 to 21 से 12 और 21 से 24 में 3 बार आवृत्ति हुई है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है, हमने देखा था L + F - F1 अपॉन में 2F - F1 - F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला हो गया। बहुलक का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो कौन सी संख्या रिपीट हुई है? वो हुई है 23। कौन सी वाली? 23। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे F। इसके आगे वालों को हम मानते हैं F1 और इसके पीछे वालों को क्या मानेंगे? F2। इसको मानेंगे F2 और इसके बीच का क्या हो जाएगा अंतर? ये L है, ये L1 है और ये L2 है। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? इसके बीच का अंतर हो गया 3। तो इसे क्या मानेंगे? H। अब हम फॉर्मूले में मान पुट करेंगे इसके। L क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट हो जाएगी 12 प्लस F क्या है? F 23 है माइनस F1 कितना है? 10 है और 2F1 मतलब 2 × 23 माइनस
F1 क्या है हमारे पास, F1 है 10 माइनस F2 दिया है 21 और H क्या हो जाएगा, H दिया है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 12 प्लस 23 में से 10 गया तो बचा कितना 13 और ये 46 हो जाएगा, 46 और 31, 46 में से 31 जाएगा तो बचेगा 15 इंटू यहाँ बचा 3 से ये 5 टाइम गया तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 पंचे 60 और 13 कितना हो जाएगा 73/5। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 से ये काट देंगे तो ये 14.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर 14.6। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध, इसके बीच हमको रिलेशन बताना। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ये हमारा क्या हो गया सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ये इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या दिया है, बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। तो माध्यिका हमारे पास कितनी दी है 3 इंटू माध्यिका दी है 48 और माध्य दिया है 60। कितना दिया है 60। इसका इंटू करने पर ये आ जाएगा 144 माइनस इसका इंटू करने पर यहाँ आ जाएगा 120। तो हमारे पास बहुलक क्या हो जाएगा 144 में से 120 जाएगा तो हमारे पास बहुलक क्या आ जाएगा 24। हमारे पास बहुलक क्या आ गया 24। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्या है परास या फिर इसे क्या कहते हैं रेंज, ठीक है। परास या रेंज सबसे बड़े और सबसे छोटे माध्य के बीच के अंतर को भी क्या कहते हैं, परास कहते हैं। कैसे याद करेंगे, संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे बड़े मान को सबसे छोटे मान से घटा देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे बड़े मान को सबसे छोटे मान से घटाना है। सब सॉल्यूशन हमें पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। पहले 1 फिर 5 फिर 7 फिर आ जाएगा 12 22 27 30 और ये 43। हम इसे बिना जमाए भी कर सकते हैं। हमको सबसे पहले पता करना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 43 और सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। तो हम डायरेक्ट उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है परिसर, फॉर्मूला लिख लेंगे हम, परिसर इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या है क्या है 43 और सबसे छोटी संख्या क्या है 1। तो हमारे पास परिसर क्या आ जाएगा 42। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारे पास परिसर क्या है 42। अब हम देंगे नेक्स्ट क्या है प्रसरण या विचरण ज्ञात करना है। प्रसरण क्या दिया है, प्रसरण सांख्यिकी में परिवर्तनशीलता का एक माप क्या कहलाता है। प्रसरण की सांख्यिकी में परिवर्तनशीलता का एक माप यह आंकड़ों के मानों और माध्यों के बीच औसत वर्ग अंतर का आकलन करता है, जिसे सिग्मा स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। किससे, सिग्मा स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। विचरण और मानक विचलन की गणना कैसे करना है, सबसे पहले सरल माध्य एक्स बार की गणना करेंगे। फिर उसमें डेटा को सेट कर मान के लिए x1
माइनस एक्स बार की अंतर की गणना करेंगे, फिर उसमें एक्स ये गणना करी, फिर उसमें फोर्थ में क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में रखना है और उसके बाद हमें एन से विभाजित कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसरण ज्ञात हो जाएगा। तो क्या दिया हमारे पास, सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया है, 7 प्रेक्षण दिए हैं, इसका प्रसरण ज्ञात करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा 7 प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात करना है। तो एक्स बार सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्स बार ज्ञात करना है। एक्स बार मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास माध्य क्या हो जाएगा, माध्य का फॉर्मूला सभी आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या हो जाती है। तो क्या होता है, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 8 + 14 और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 7। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 7 कितनी है, 7। फिर हमको नेक्स्ट क्या बोला था कि हमको x1 - x बार करना है। तो हमारे पास ये टोटल सभी को काउंट करने पर 14 + 8 + 13 + 12 10 7 6 इस सभी को ऐड करने पर हमारे पास आता है 70। और नीचे में क्या है, तो ये कितना है, 10। तो हमारे पास क्या आ गया, x बार आ गया। तो अब हमको x में से x बार को x1 में से x बार को माइनस करना है। तो 6 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या करना है, इसका वर्ग भी करना है। इसकी गणना करके वर्ग के लिए अंतरों का योग करना है, इसका वर्ग भी करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, 7 में से 10 गया तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3, प्लस 10 में से 10 गया तो बचा क्या, 0। 12 में से 10 गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस 13 में से 10 गया तो बचा क्या, 3। और 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, प्लस और 14 में से 10 गया तो बचा हमारे पास 4, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, n क्या है हमारे पास, 7 है। तो x1 - x बार = 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये 0 तो कुछ नहीं होता है तो इसका कुछ ये नहीं लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 7। सभी को ऐड करेंगे, x1 - x बार ऐड करने पर हमारे पास 16 + 4 20 29 4 33 ये हो जाएगा हमारे पास 58 अपॉन में 7। तो हमारे पास आंसर क्या है, 8.29। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 6 है, क्या है, 6 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा। नया प्रसरण क्या होगा, हमारे पास क्या दिया है, यदि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण कितना दिया है, 6 दिया है, और प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाता है तो नया प्रसरण क्या होगा। नया प्रसरण क्या होगा, नया प्रसरण क्या होगा, क्या होता है, क्या दिया है, 10 प्रेक्षणों का मान दिया है। तो प्रसरण को कैसे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर = प्रसरण दिया है कितना हमारे पास, 6 दिया है, तो हमें से 3 से गुणा करना है, प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करना है। तो नया प्रेक्षण क्या हो जाएगा हमारे पास, नया प्रसरण क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करना है। तो 3 स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, नया प्रसरण हो जाएगा 54। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मानक विचलन दिया है। मानक विचलन दिया है, यदि विचरण को सिग्मा को मानक विचलन कहा जाता है। सिग्मा को क्या कहा जाता है, मानक विचलन कहा जाता है। तो मानक विचलन = अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण का अंडर रूट क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। निम्नलिखित डेटा के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। हमारे पास डेटा दिया 3 4 5 6 7। तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है। तो हमें
मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर प्रसरण, फिर उसका मानक विचलन होता है। तो माध्य क्या निकलेगा, माध्य क्या होता है, कुल x बार इज इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 3 + 4 + 5 + 6 + 7, टोटल कितनी संख्या है 5। तो हमारे पास कितना आया ये सबको 5 6 और 6 11 और ये 15 और ये 25 हो जाएगा, 25/5। तो ये कितने टाइम में आया 5। अब हमारे पास प्रसरण क्या होगा, प्रसरण होगा हमारे पास, प्रसरण इज इक्वल टू 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 जाएगा तो 1, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 0 हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1, प्लस 7 में से 5 गया तो 2 अपॉन में 5। तो हमारे पास क्या है, ये 4 + 1 + 1 + 4 अपॉन में 5। तो कितना आया 10/5। तो ये कितना आया 2। तो मानक विचलन क्या हो जाएगा हमारे पास, मानक विचलन इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट प्रसरण होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 12 का मानक विचलन क्या दिया है, 3 दिया है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाए तो नए मानों का समूह का प्रसरण ज्ञात करना है। नए मानों का क्या, समूह का प्रसरण ज्ञात करना है। तो मानक विचलन कितना दिया हमारे पास, सॉल्यूशन, मानक विचलन दिया है, मानक विचलन दिया हमारे पास 3 और प्रसरण दिया है, प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर, तो प्रसरण क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और नया प्रसरण क्या हो जाएगा हमारे पास, नया प्रसरण हो जाएगा हमें क्या पूछा है, नया प्रसरण बताना है। नया प्रसरण क्या हो गया हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, माध्य विचलन क्या है। माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन यह बताता है कि आंकड़ों के प्रेक्षण अपने केंद्रीय मान और औसतन की कितनी दूरी पर स्थित है। यहाँ केंद्रीय मान और माध्यिका या बहुलक में से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास असमूही आंकड़ों का माध्य विचलन दिया है, समेशन xi माइनस माध्य होता है, इन ब्रैकेट मॉड में होता है xi माइनस माध्य। मानक विचलन का गुणांक क्या होता है, माध्य विचलन अपॉन में x बार, जहाँ x बार क्या है, माध्य है, इसका क्या है, माध्य है। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया, डेटा दिया है, इसके लिए औसत विचलन निर्धारित करें। इसका औसत विचलन क्या हमें बताना है, औसत विचलन बताना है। तो पहले हमें माध्य निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना होगा। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, x बार इज इक्वल टू 5 + 3 + 7 + 8 + 4 + 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सभी को ऐड करने पर 21 तो ये कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 6। माध्य विचलन क्या हो जाएगा, माध्य विचलन हो जाएगा हमारे पास 5 में से 6 गया तो मॉड में
माइनस का 1 प्लस 3 में से 6 गया तो मॉड में माइनस का 3 प्लस 7 में से 6 गया तो 1 प्लस 8 में से 6 गया तो 2 प्लस 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 मॉड में प्लस 3 9 में से 6 गया तो बचे गया 3 अपॉन में 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्य विचलन 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 6। तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। ये हमारे पास क्या निकल गया, औसत विचलन। क्या निकल गया हमारे पास, औसत विचलन। यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या है, क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। हमको कितना बोला था, 10 बोला है, कितना बोला है 10 बोला। ये तो पूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या निकालते, सभी को जोड़कर उसका आधा, सभी को जोड़कर टोटल संख्या। तो इस माध्य को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो औसत को क्या बोलते हैं, औसत क्या होता है 2 + 20 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2। तो हमारे पास माध्य कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। अब हमें निकालना है माध्य विचलन। क्या निकालना है, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होगा, 2 में से 11 गया तो बचा क्या 9, 4 में से 11 गया तो कितना बचा 7, 6 में से 11 गया तो बचा 5, फिर 8 में से 11 गया तो 3, 10 में से 11 गया तो 1, 12 में से 11 गया तो 1, 14 में से 11 गया तो 3, और 16 में से 11 गया तो 5, और 18 में से 11 गया तो 7, और ये 9 हो जाएगा। अपॉन में टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो सभी को 8 करने पर क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माध्य विचलन हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित आंकड़े के लिए माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है। क्या दिया है, कोई डाटा क्या दिया 38765 का माध्य विचलन गुणांक। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य क्या हो जाएगा 3 + 8 + 7 + 6 + 5 + 1 अपॉन में टोटल कितनी संख्या है 6। टोटल कितनी 30 अपॉन में 6। तो ये कितने टाइम में 5 टाइम में। हमारे पास माध्य कितना आ गया 5। अब हमें माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य विचलन। माध्य विचलन निकालना है। तो 5 में से 3 गया तो बचा 2, 5 में से 8 गया तो बचा 3, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 7 में से 5 गया तो बचा गया 2, और 6 - 5 1, 5 - 5 0, 1 - 5 4 अपॉन में 6। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करने पर 12 अपॉन में 6। तो ये हमारे पास कितना है 2। तो माध्य विचलन गुणांक क्या हो जाएगा, माध्य विचलन गुणांक क्या हो जाएगा, माध्य विचलन गुणांक क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5। माध्य विचलन बटे माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विचरण या प्रसरण गुणांक ज्ञात करना है। विचरण या प्रसरण गुणांक ज्ञात करना है। यह मानक विचलन को माध्य के अनुपात और आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके परिवर्तनशील का वर्णन करता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन अपॉन में माध्य इंटू 100 होता है। तो हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि संख्याओं के क्वेश्चन क्या दिया है, यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है तो इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो संख्याओं का विचरण गुणांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन अपॉन में माध्य इंटू 100। तो हमारे पास मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन 3 दिया है और माध्य कितना दिया है 6 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 50% कितना हो जाएगा, हमारे पास माध्य विचरण गुणांक क्या हो जाएगा 50%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम रेलवे के मैथ्स से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज़।